हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतुराज फिर से मैं दोबारा एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। और वो है आपकी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम के ऊपर, स्प्लिट एसी घर में जो होता है उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत कम शब्दों में बहुत जल्दी बताने की कोशिश करूँगा क्या प्रिंसिपल है, क्यों, कैसे, क्या काम होता है, गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, और इसमें अगर एयर आ जाती है बीच में तो उसको कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मैकेनिक हमारा एसी फिट करके चला जाता है। और कई बार में ऐसा देखा जाता है, मैं अपने खुद के ही घर की बताता हूँ। मैंने अपने घर में ऐसा देखा है कि मैकेनिक एसी फिट करके चला गया, कहीं से लूज़ छोड़ गया कोई पॉइंट, तो वहाँ से गैस निकल जाती है। जब गैस निकल जाती है तो हमें बहुत परेशानी होने लगती है, एसी की कूलिंग ख़त्म हो जाती है। खासकर इन दिनों में जो गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, इस टाइम हम बहुत परेशान होते हैं, और एसी वाले इन्हीं दिनों में अपनी कमाइयाँ करते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए वो सही से भी चार्ज करी है, मान लीजिए किसी भी गलती से, चाहे मैकेनिक की फॉल्ट हो, चाहे कैसा भी कोई भी फॉल्ट हो, उसकी फॉल्ट के कारण उसमें अगर एसी में एयर आ गई है, आपके गैस के साथ साथ में एयर है, तो आपका तब भी कूलिंग नहीं होगा पूरी तरह से जो प्रॉपर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, तीसरा मैं पॉइंट आपको एक चीज़ और इसमें बताऊंगा कि अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है, वैक्यूम पंप ना होने की वजह से आप अगर वैक्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस वीडियो में उसका भी सलूशन दूंगा। तो पहला फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको स्प्लिट एसी का जो घर वाला एसी होता है उसका थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। इसमें दो लाइनें चलती हैं, जो आपने कॉपर की ट्यूब देखी होंगी। कॉपर की ट्यूब जो उसमें एक पतली वाली होती है, एक मोटी वाली होती है। तो पतली वाली लाइन जो होती है वो कंप्रेसर से जब जाती है अपना इंडोर यूनिट के लिए, तो उसमें आपका लिक्विड प्रेशर चल रहा होता है, यानी कि ठंडी वाली अपनी जो लिक्विड गैस होती है वो जा रही होती है, और अपना मोटी वाली जो पाइप होती है उसमें से वो बैक आ रही होती है। तो यानी कि कंप्रेसर का सक्शन वाला जो वाल्व है वो मोटे वाले पाइप पे लगा हुआ है, और जो डिस्चार्ज वाला वाल्व है जिससे गैस जा रही है वो पतले वाले पे लगा हुआ है। तो अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप कहेंगे कि चार्ज तो हम मोटे वाले पाइप से करते हैं गैस को, तो दोस्तों उसका रीज़न ये है कि कुल मिला के गैस एसी कंप्रेसर में जानी चाहिए। तो जो सक्शन वाली लाइन है उसमें अगर हम गैस चार्ज कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ से लिक्विड खोलेंगे तो डायरेक्ट वो जो सक्शन लाइन पे लगा हुआ है, तो एसी कंप्रेसर चलते हुए टाइम पे उसे अपने अंदर डायरेक्ट सक कर लेगा, जिससे कि हमारी गैस की वेस्टेज नहीं होगी बिल्कुल भी। अब बात आती है कि एयर अगर आ गई है तो कैसे निकालें। मान लीजिए आपके कंप्रेसर में गैस पूरी प्रॉपर भरी हुई है, सारा काम हो रखा है और कंप्रेसर चल रहा है, एसी भी पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं आ रही है, या थोड़ी देर चल के कूलिंग बंद कर देता है, तो आप समझ जाइए उसमें एयर है, उसका पूरी तरह वैक्यूम नहीं हुआ है। तो उस काम को करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए, आप कंप्रेसर के पास जाइए, कंप्रेसर के पास जाने के बाद में उसको ऑन करवा दीजिए यूनिट को। जब वो चलने लगेगा तो 5 मिनट उसको छोड़ दीजिए रनिंग पे आने के लिए। उसके बाद में दोस्तों एक काम सबसे बड़ा आपको ये करना है, एक आप कुछ इस तरीके का पाइप रेंज या कुछ ऐसा ले लीजिए जिससे कि आप जो पतला वाला पाइप है, जो आपका डिस्चार्ज वाला पाइप है, उसके नट को हल्का सा ढीला कर सकें। फ़ायदा क्या होगा उससे दोस्तों, कि जब आप की जो गैस जा रही होगी कंप्रेसर से, जो डायरेक्ट लाइन से जब जाएगी गैस नीचे आपके इंडोर यूनिट में, तो इंडोर यूनिट से जब बैक आएगी तो उसमें जो एयर साथ चल रही होगी, तो वो कंप्रेसर में अंदर भी जाएगी। तो जो अंदर जब जाएगी तो वो फिर दोबारा से अपना ऐसी लूप घुमाती रहेगी, चलती रहेगी। तो अगर हम उस बोल्ट को, पतले वाले पाइप के हल्के से ऊपर वाला जो बोल्ट है जिससे वो रुका हुआ है, उसको अगर हल्का सा ढीला करेंगे, तो उससे क्या होगा, जब कंप्रेसर डिस्चार्ज के लिए प्रेशर दे रहा होगा, तो उसमें से जो सक्शन में से एयर बैक आ रही है गैस के साथ शामिल होके, तो उसमें जो डिस्चार्ज में आएगी, तो डिस्चार्ज में से वो निकल जाएगी और ठंडी गैस उसके साथ साथ में ऊपर को चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से
आपके वो लाइन में से एयर निकल जाएगी। और आपको किस तरीके से निकालनी है, हल्का सा आप बोल्ट लूज़ कर दीजिए, और जब तक आप लूज़ छोड़िए, बहुत हल्का सा आपको लूज़ करना है, और जब तक आप लूज़ छोड़िए, जब तक आपको ठंडी गैस नहीं आ जाती है, आपको ऐसा फील हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगने लगेगा, ठंडा लिक्विड बाहर आ जाने लगेगा या फिर ठंडी गैस बाहर आने लगेगी। उसको ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा मत खोलिएगा, बिल्कुल ज़्यादा मत खोलिएगा, नहीं तो सारा गैस वेस्ट हो जाएगा। उसको बहुत ज़रा सा आपको खोलना है, बहुत ज़रा सा, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 mm, जितने में वो हल्का ढीला होना है, बहुत हल्का ढीला, जिससे कि उसमें से ऊपर से हल्का हल्का प्रेशर लीक होगा। प्रेशर लीक होने के बाद में उसमें से ऊपर से फिर लिक्विड गैस भी निकलेगी। जैसे लिक्विड गैस निकलने लगेगी तभी आपको तुरंत टाइट कर देना है। इस प्रोसेस को रिपीटेडली 3-4 बार करेंगे, आपके कंप्रेसर की, आपकी एसी की लाइन की पूरी गैस में से एयर निकल जाएगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि आपके पास में वैक्यूम पंप नहीं है, तो फिर क्या करें। वैक्यूम पंप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आपके अगर प्रेशर या कुछ भी आप डालने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई आप डरने वाली बात नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उसमें गैस चार्ज कीजिए, और जो आपका कंप्रेसर ऑन करके आप गैस चार्ज कीजिए। जब आप नया लगाएंगे तो उसमें दोनों वाल्व आप खोल दीजिए, दोनों वाल्व खोल देंगे तो उसमें से, तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया एयर निकालने का तरीका, उससे आप एयर निकाल देंगे। वैक्यूम का मतलब ही ये होता है, तो सिस्टम में एयर है उसको निकालना है। गैस चलेगी केवल और एयर बाहर रहेगी। वैक्यूम का मतलब ये होता है बस, और कोई मतलब नहीं होता है इसका। अब आपको क्या काम करना है, जब आपका मान लीजिए पूरी सिस्टम में कोई गैस है ही नहीं है, सब कुछ भी निकल चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है, आप डायरेक्ट गैस चार्ज कर दो। गैस चार्ज जब आप करोगे तो उसके साथ साथ में एयर भी घूमनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब आप एयर घूमनी शुरू हो जाएगी तो उसी टाइम पे जब आप गैस चार्ज कर रहे हो तो उसका जब डिस्चार्ज में से जाएगी तो सक्शन में से आने में कुछ टाइम तो लगेगा उसको। अब मेरा कहना क्या रहेगा, जब आप सक्शन में से चार्ज करोगे, सक्शन में वो डायरेक्ट कंप्रेसर में जाएगी। डायरेक्ट कंप्रेसर में जाने के बाद में लूप की तरह वो घूम के बाहर जो है आपका डिस्चार्ज लाइन पे आएगी। तो आप हल्का सा जो डिस्चार्ज लाइन का, जितना मैंने आपको पहले बताया था उतना सा ही जो है उस बोल्ट को, जो नट है जो उसको लाइन को होल्ड करके रखा हुआ है, उसको हल्का सा ढीला रखो। जैसे ही उसमें गैस आने लग जाए, एयर निकल जाएगी। जैसे ही उसमें आपको ठंडी ठंडी गैस लगने लगे, आ गई, तो उसको वहीं टाइट कर दो और फिर अपना चलने दो उसको, गैस को फुल चार्ज कीजिए। फिर जब प्रोसेस आपका एंड होने लगे तो उसके बाद फिर दोबारा एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। 2 बार 3 बार आप प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा अब इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे ही आप खोलोगे तो तुरंत रेफ्रिजरेंट निकल के आने लगेगा, तुरंत ठंडी गैस निकल के आने लगेगी। तो आप समझ जाओ कि अब इसमें एयर नहीं है, और आपका, मैं ये कह सकता हूँ, आपका एसी बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये गैस की जो धांधलेबाजी करते हैं, आपको बताते हैं 2000 और 2500 रुपये की गैस। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। R134A की केन जो आ रही है 450 ग्राम की, मार्केट में 300-320 रुपये तक की मिल रही है। मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो ही एक बोतल 450 ग्राम की आपकी गाड़ी में एक बोतल में पड़ जाती है पूरी। उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह हो गई और क्रेटा वगैरह हैं, इनमें 2 बोतल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, ये जो आपसे गैस वाले 1000 रुपये 800 रुपये चार्ज करते हैं, इनसे पूछिए किस बात के आप चार्ज कर रहे हो, जबकि गैस 300 रुपये की आ रही है। आपको सरासर पागल बना रहे हैं। ऐसे ही R22 ले लीजिए, R32 ले लीजिए, कोई सी गैस ले लीजिए, इतनी महंगी कोई गैस नहीं है। मैं एक्चुअल में आपको बताता हूँ, 570 या 575 रुपये R134A की केन पर पड़े हुए थे फ्लोरोन की पे, लेकिन मैं उसे लेके आया था 320 रुपये की। और मैं R22 की जो केन लेके आया था, वो R22 की केन पे पड़े हुए थे 925 रुपये, जो मेरे को मिली थी 360 रुपये की। अब आप खुद अंदाज लगा सकते हैं
हमसे जो गैस के नाम पे कितनी तगड़ी जो है धांधलीबाजी करते हैं ये लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन सब धांधलीबाजियों से बचें, खुद भी समझें चीज़ों को, टोटली मैकेनिकों पर डिपेंड ना रहें। नहीं तो मैकेनिकों पर जब आप टोटली डिपेंड हो जाते हैं तो मैकेनिक ये सोच लेता है कि ये तो हमारे बिना कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको जैसे मर्जी वैसे बेवकूफ़ बना के चलो, और आपकी जेब पे डाका डालना शुरू कर देते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना था। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, मैं बहुत मन से आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, और कमेंट ज़रूर करो। अगर जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कुछ बोलना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के उसको मेरे तक भेजो। मैं सब चीज़ का रिप्लाई करूँगा, जैसे भी होगा, जैसे भी बनेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।